अगर आपने इंग्लिश का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ग्रामर भी पढ़ लिया है, वोकेबलरी भी याद कर ली है, फिर भी क्लोज टेस्ट में 5 में से 2 या 3 गलत हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आपके पढ़ाई में नहीं बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज टेस्ट के अंडरस्टैंडिंग में है। एसएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन क्लोज टेस्ट की वजह से रुकता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ ग्रामर काम नहीं आता, सिर्फ वोकेबलरी से काम नहीं बनती और सिर्फ रीडिंग से भी नहीं होता। यहाँ पर 90% स्टूडेंट ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं चैप्टर कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए। लाइक मैथ्स में अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हो तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनने लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में, जैसे कि क्लोज टेस्ट। आपको यह समझना पड़ेगा कि क्लोज टेस्ट कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये रियल टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। एक स्टूडेंट पूरी इंग्लिश कर लेता है, मॉक देता है, फिर भी एग्जाम में 10 नंबर सिर्फ क्लोज टेस्ट में छोड़ देता है और वहीं से वो सिलेक्शन की दौड़ में पीछे रह जाता है। आज इस वीडियो में आपको वही गलती बतलाऊंगा जो हर एक सीरियस एसएससी एस्पायरेंट करता है, लेकिन आपको वो गलती नहीं करना है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट एंड सम बोनस ट्रिक टू टैकल क्लोज टेस्ट। आप समझते हैं ये क्लोज टेस्ट है क्या? क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट इस क्लोज और ये क्लोज में कंफ्यूज होते हैं। CLOSE क्लोज मतलब होता है बंद, बंद जिसे हम सट बोलते हैं, या फिर नियर। आपने सुना होगा ही इज क्लोज टू मी, वह मेरे नजदीक है, नियर है, क्लोज है। इस क्लोज का मतलब होता है फिलर्स, या हम क्लोज टेस्ट को बेसिकली बोल सकते हैं सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड। यहां से एक वर्ड को रिमूव किया होगा, इसे ही फिलर्स कहते हैं। आप ये जब देखोगे आपको समझ में आएगा, इस पैसेज से कुछ वर्ड्स को सिस्टमेटिकली रिमूव कर दिया गया होगा, लाइक दिस। यहाँ से वर्ड्स रिमूव हैं, वर्ड्स रिमूव हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर रिमूव दिख रहे होंगे। ये सिस्टमेटिकली वर्ड को जब रिमूव कर दिया जाता है, इसे ही क्लोज टेस्ट कहते हैं। CLOZE क्लोज, यानी ए सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज नॉन एज क्लोज्ड। लेकिन ये क्लोज CLOSE, इस क्लोज का मतलब होता है बंद या नजदीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्लोज और ये क्लोज दोनों बिल्कुल अलग हैं, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। क्लोज टेस्ट को रियल टेस्ट ऑफ इंग्लिश क्यों कहा गया? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट बनाने के लिए आपको ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, यानी ग्रामर ढंग से पता होना चाहिए, आपको वोकैब की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। कौन सा वर्ड किस लॉजिकली सेंटेंस में फिट होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। समझते हैं क्लोज टेस्ट को भरने के लिए, यानी क्लोज टेस्ट के जो ब्लैंक होते हैं, इस तरह जो ब्लैंक है जिन्हें मैंने सर्कल किया है, इन सर्कल को भरने के लिए आपको क्या अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है? इस ब्लैंक को भरने के लिए आपको ग्रामर का रूल्स पता होना चाहिए। बेसिकली ग्रामर में किन टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए? आर्टिकल्स के बारे में, डिटरमाइनर के बारे में, प्रीपोजिशन और वर्ब में भी स्पेशली टेंस और उसके फॉर्म के बारे में। वोकेबलरी में यानी सैनोनिम्स, होमोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, एंटोनिम्स और OWS पता होना चाहिए। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड लॉजिक। जितना काम ग्रामर और वोकेब नहीं आता है क्लोज टेस्ट में, उससे ज़्यादा यूज लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट का होता है। कहने का मतलब हमें मीनिंग ऑफ द पैसेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मीनिंग समझे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काउज एंड इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट जैसे वर्ड बट, ऑल्दो, हाउएवर, सीक्वेंस वाले वर्ड जैसे देन, आफ्टर, बिफोर, ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। जब हम आगे इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये कॉन्टेक्स्ट एंड लॉजिक कैसे इस्तेमाल किया जाता है क्लोज टेस्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो, ही वॉज पुअर डैश, ही वॉज ऑनेस्ट, वो गरीब है इस वजह से ईमानदार है। एक वर्ड यहाँ गरीब होना एक नेगेटिव क्वालिटी है और ऑनेस्ट होना एक पॉजिटिव क्वालिटी है। दो नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटी को जोड़ने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही वर्ड को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड, यानी कॉन्ट्रास्ट वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, ये कॉन्टेक्स्ट में फिट होगा, दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर बिकॉज भी सही है, ऑल्दो भी सही है। ही वॉज पुअर बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट, ये भी सही है। देखो क्यों, वो गरीब था क्योंकि वो ईमानदार था। हो सकता है वो ईमानदार होने की वजह से गरीब हो, तो बिकॉज सही हो जाएगा। अगर
पैसेज का कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो, जैसे ही वॉज पुअर, वो गरीब था, हालांकि, ऑल्दो, फिर भी, ऑल्दो मतलब हालांकि होता है, फिर भी होता है, ऑल्दो ही वॉज ऑनेस्ट, गरीब था फिर भी ईमानदार था। तो बेसिकली बिकॉज और ऑल्दो दोनों सही हो रहा है यहाँ पर। अब हम ये डिपेंड करेगा कि हम बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे या ऑल्दो का इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करेगा उस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी वो पैसेज में क्या बतला रहा है, ईमानदार होने की वजह से गरीब था या गरीब था लेकिन फिर भी ईमानदार था। तो बेसिकली आपका ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, पैसेज किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाए। पहला स्टेप है स्कीम द होल पैसेज। स्कीम करना क्या होता है, पैसेज को ऊपर ऊपर समझते हैं, यानी डिटेल में पैसेज को नहीं पढ़ते। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं क्या, पैसेज का टॉपिक समझो, यानी बेसिकली आपको टॉपिक समझना है, पैसेज का टोन देखना है, पैसेज का पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है या फिर न्यूट्रल टोन है, और पैसेज को देखना कि पैसेज किस बारे में चर्चा की गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो क्या एजुकेशन, जैसे पॉवर्टी, सक्सेस या किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा की गई है। कभी भी हमें ब्लैंक को, जो ब्लैंक होते हैं इन्हें पहले फिल करना नहीं है, बल्कि हमें स्कीम करना पैसेज को, ब्लैंक से कभी भी शुरुआत नहीं करना पैसेज का, ब्लैंक फिल करने से। अब देखो ये एक क्लोज टेस्ट है, अब इसको स्कीम करते हैं। स्कीम करने का तरीका क्या है, स्कीम करने का क्या तरीका, आपको कितना भी बड़ा पैसेज, ये तो बहुत छोटा पैसेज है, अगर पैसेज बहुत बड़ा भी हो तो आपको 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 1 से 1.5 मिनट, बट स्कीम करना मतलब पूरा का पूरा पैसेज आपको पढ़ जाना है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट करते ही ब्लैंक को फिल करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं करना, पहले पूरा पैसेज को पढ़ना है। अगर बड़ा पैसेज हो तो 1.5 मिनट, छोटा पैसेज हो तो 1 मिनट, उससे भी छोटा पैसेज हो लाइक दिस तो आपको 20 सेकेंड या 30 सेकेंड मैक्स टू मैक्स स्कीम करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि पैसेज किस टॉपिक पे है, टॉपिक पता चल जाएगा, टोन पता चल जाएगा कि ऑथर का क्या टोन है पैसेज में, पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है या फिर न्यूट्रल टोन है। इसके अलावा पैसेज किस बारे में है वो पता चल जाएगा। तो देखते हैं पैसेज को पढ़ के। फिल्म मेकिंग इज ए क्रिएटिव प्रोसेस। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है। स्टोरीज ऑफ लाइफ, यानी स्टोरी ऑफ लाइफ बताने के लिए क्रिएटिव प्रोसेस है। एक गुड फिल्म कैन डैश पीपल एंड टीच इंपॉर्टेंट लेसन। एक अच्छे फिल्म क्या कर सकती है और टीच करते हैं, पढ़ाते हैं इंपॉर्टेंट लेसन, यानी एक अच्छी मूवी इंपॉर्टेंट लेसन बता सकते हैं लोगों को। मैनी यंग पीपल ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। बहुत सारे यंग पीपल हैं, उसका ड्रीम है एक सक्सेसफुल क्या बनने का, वो सेंटेंस में पता चलेगा, इस फील्ड में कुछ बनने का, ठीक है। विथ हार्ड वर्क एंड पैसन, हार्ड वर्क और पैसन से ड्रीम को सक्सेस किया जा सकता है। बेसिकली इस पैसेज को हमने पढ़ लिया, एक बात समझ में आ गया, पैसेज का टॉपिक समझ में आ गया। क्या टॉपिक समझ में आ गया, पैसेज किस बारे में, पैसेज फिल्म मेकिंग के बारे में है, फिल्म मेकिंग के बारे में पैसेज है। दूसरा, पैसेज का टोन समझ में आ गया, पैसेज पॉजिटिव टोन में है, कहीं भी नेगेटिविटी की बात नहीं की गई इस वजह से पैसेज में, इस वजह से ये इस पैसेज का टोन पॉजिटिव है। और मैं इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं आपको, बताओ पैसेज किस बारे में है, क्रिएटिविटी के बारे में है, ड्रीम और सक्सेस के बारे में है, या मूवी बनाने के प्रोसेस के बारे में है। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। स्टेप 2, हमारा स्टेप है चेक करना है ग्रामर और ऑप्शन को, ग्रामर और उसके ऑप्शंस को चेक करना है। हमें हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होगा पिलर्स में, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब। इसके अलावा हमें फ्रेम करना सेंटेंस को उसके टेंस के अकॉर्डिंग, प्रीपोजिशन और आर्टिकल या कनेक्टर के अकॉर्डिंग फ्रेम करना है। समझते हैं क्या है बेसिकली। आप ये सोच रहे हो कि आप ये अभी सोच रहे हो ये ब्लैंक लेके सर फिलर वाला क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बेसिकली आप जब भी किसी भी पैसेज को, किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हो, क्लोज टेस्ट होता कैसे है, देखो क्लोज टेस्ट होता कैसे, हम एक मिनट, कुछ इस तरह का क्लोज टेस्ट होता है। यहां पर आपको फिल करने हैं ब्लैंक, ब्लैंक फिल करना है, ये चारों ब्लैंक फिल करना। तो बेसिकली कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा, किसी पॉइंट पे खत्म हुआ होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर एक पॉइंट पे खत्म हुआ होगा, यानी वो एक छोटा सा सेंटेंस का छोटा सा वो क्या होगा, फिलर होगा। जब हम आते हैं यहाँ पैसेज की ओर, इस पैसेज को देखो, अगर हम इस पैसेज को देखते हैं तो हम समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फुल स्टॉप तक एक फिलर का ही काम कर रहा है, ये एक फिलर का ही काम कर रहा है। और दूसरा यहाँ से लेकर के
इज फुल स्टॉप, तब एक दूसरा फिलर का काम कर रहा है। तो बेसिकली हम अगर एक एक करके फिलर्स को देखना सीख लेंगे, फिलर्स को भरना सीख लेंगे, तो हमें क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वो हमारे क्लास का मोस्ट डैश स्टूडेंट था। हमने इससे पहले भी पढ़ा है क्या, मोस्ट के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट बेसिकली क्या है, मोस्ट है डिग्री, एडजेक्टिव का डिग्री। जैसे आपने सुना होगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल को डिफाइन कर रहा है कितना है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में। मोर जैसे ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री था, मोर लग गया तो कंपैरेटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी मोस्ट के बाद या मोर के बाद आपको हमेशा एडजेक्टिव देखने मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव फिल करना है। अब एडजेक्टिव कौन वर्ड है? 4 ऑप्शन है A B C D, देखना है एडजेक्टिव कौन है। दैट मीन्स कि आपको आइडेंटिफाई करना पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी ना हो कि कौन सा वर्ड क्या है, जैसे हम पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड देखते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस नाउन है, आपको पता होना चाहिए इंटेलिजेंस नाउन है। इंटेलिजेंटली ly लगा है तो ये एडवर्ब है। इंटेलिजेंस एडवर्ब है और इंटेलिजेंस कोई शब्द नहीं होता क्योंकि इंटेलिजेंट अनकाउंटेबल नाउन है, जिस वजह से s लगा के उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। तो बेसिकली इंटेलिजेंट यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था वो एडवर्ब था। अभी जस्ट मैंने बताया कि मोस्ट के बाद किसका इस्तेमाल किया जाएगा, मोस्ट के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर एडवर्ब कौन है? यहाँ पर एडवर्ब ऑप्शन नंबर ए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, वह वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है अपने क्लास का। फिर यहाँ पर भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है? सी स्पीक्स वेरी डैश, वह बोलती है, कैसे बोलती है? स्पीक्स यहाँ पर वर्ब है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा कि वर्ब को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एडवर्ब चाहिए होता है। एडवर्ब वर्ब को डिफाइन करता है। अब इस क्वेश्चन में एडवर्ब खोजना है, कौन सा वर्ड है जो एडवर्ब है। यानी यहाँ पर भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। फ्लुएंसी, फ्लुएंट, फ्लुएंसी, फ्लुएंटली, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा फ्लुएंटली। बहुत सारे वर्ड जिसके लास्ट में ly लगे होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं ये आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, बेसिक बातें बता रहा हूँ कि किस तरह आपको नॉलेज होना चाहिए किन चीज़ों का। आपको नॉलेज होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी कौन सा वर्ड नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं होगा, आप क्लोज टेस्ट नहीं सॉल्व कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ ए डैश ऑनेस्ट बॉय, वह एक ऑनेस्ट लड़का है। बॉय क्या है? नाउन है। उसको क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आया है। हमें पता है कि नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, तो 3 आर्टिकल है, ए एंड द। तो हमें पता है कि ऑनेस्ट का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, इस वजह से राइट आंसर क्या होगा? ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का टेस्ट हो गया, यानी आपको ग्रामर ढंग से पता होना चाहिए। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, उसे इंटरेस्ट है इंग्लिश लर्न करने में। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज टेस्ट हो गया। बेसिकली जो भी क्लोज टेस्ट है, मैंने अभी 3 पिलर्स बताया क्लोज टेस्ट का। क्या क्या 3 पिलर था? वो 3 पिलर बेसिकली था ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, इसके अलावा वोकैब का नॉलेज होना चाहिए, इसके अलावा लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि कौन सा लॉजिक कौन सा कॉन्टेक्स्ट किस पैसेज में इस्तेमाल होगा। स्टेप 3, हाँ स्टेप 3 पे आने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, जिस वजह से ये वीडियो और लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तीसरा स्टेप देखते हैं। क्या? चेक कॉन्टेक्स्ट चेक करना है या कनेक्टेड ढूंढना है। अब कैसे कॉन्टेक्स्ट या कनेक्टर चेक करेंगे वो देखते हैं। सी द बिफोर एंड आफ्टर आइडिया ऑफ ब्लैंक, बिफोर और आफ्टर आइडिया खोजना है ब्लैंक का। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद वाला। बिफोर एंड आफ्टर आइडिया खोजना ब्लैंक का। अभी समझते हैं, नीचे एग्जाम्पल है, इससे आसानी से समझ में आएगा। इज द सेंटेंस सपोर्टिंग और कॉन्ट्रास्टिंग, क्या सेंटेंस सपोर्ट कर रहा है या कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, ये भी समझते हैं इसी वाले एग्जाम्पल से। इज इट द काउज और द रिजल्ट, क्या ये काउज और रिजल्ट है या नहीं है, समझते हैं पहले। ये क्या है? पैसेज का एक क्लोज टेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें 2 फिलर्स हैं। क्या है? ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है।
ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट, और वो ईमानदार है। मैनी पीपल रिस्पेक्टेड हिम बिकॉज ऑफ हिज गुड कैरेक्टर, उनके अच्छे कैरेक्टर की वजह से उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। यानी गरीब है, ईमानदार है, और उनके अच्छे कैरेक्टर की वजह से उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। अब हमें चेक क्या करना था? हमें चेक करना था बिफोर एंड आफ्टर आइडिया ऑफ द ब्लैंक, यानी ये जो ब्लैंक है इसका बिफोर एंड आफ्टर आइडिया। बिफोर क्या था? पहले क्या था? ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत पुअर था, यानी पहला आइडिया नेगेटिव था। दूसरा, ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट, और वो हमेशा ईमानदार था, दूसरा आइडिया पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आइडिया। जब एक आइडिया पॉजिटिव और एक आइडिया नेगेटिव हो तो वो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया कहलाता है, कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रास्ट। अब यहां पर आपको कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड ढूंढना है, तो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड क्या है? बिकॉज, सो, देयरफॉर, नहीं। तो कॉन्ट्रास्टिंग है ऑल्दो। ऑल्दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है हालांकि, हालांकि, या फिर हालांकि, या फिर इसे हम कह सकते हैं यद्यपि। ही वॉज पुअर, वह गरीब था, हालांकि ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, गरीब था, डजेंट मैटर, लेकिन वो ईमानदार भी था। मैनी पीपल रिस्पेक्टेड हिम, बहुत सारे लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे, ऑफ हिज गुड कैरेक्टर। यहां पर देखो ये तीसरा सेंटेंस काउज और रिजल्ट वाला सेक्शन में आता है। अब ये काउज और रिजल्ट क्या है बेसिकली? अब देखो इसे, रीजन क्या है? गुड कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर एक काउज है, कारण है। किन चीजों का कारण है? उनके इस रिजल्ट का, जिसके वजह से उन्हें ये रिजल्ट मिल रहा है। क्या रिजल्ट मिल रहा है? एक अच्छा कैरेक्टर, वो एक अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति था जिसकी वजह से उसे रिस्पेक्ट किया जाता था, ये उनका रिजल्ट है। तो इस ऑप्शन में क्या चेक किए? काउज और रिजल्ट। तो इन सेंस में हमेशा, इन सारे ऑप्शन में हमेशा इस्तेमाल होगा बिकॉज का, बिकॉज का। क्यों बिकॉज का इस्तेमाल हुआ? अब इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या होगा? मैनी पीपल रिस्पेक्टेड हिम, बहुत सारे लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे। क्यों रिस्पेक्ट करते थे? बिकॉज, बिकॉज मतलब क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि ही इज ए गुड, ही बिकॉज ऑफ हिज गुड कैरेक्टर, उनके गुड कैरेक्टर की वजह से। कुछ और फिलर्स हैं, इसे भी देख लेते हैं। सी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत टायर्ड थी। सी कंटिन्यूड वर्किंग, और फिर भी काम करती रही, टायर्ड थी फिर भी काम करती रही। हर बॉस प्रेज्ड हर, उनके बॉस ने उसे प्रेज्ड किया उनके डेडिकेशन के लिए, उनके बॉस ने उसे प्रेज्ड किया डेडिकेशन के लिए। अब एक बात देखो, यहां पर भी आपको समझ में आ रहा होगा, टायर्ड प्लस कंटिन्यूड वर्किंग, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है। टायर्ड है यानी थक गई है, वो थक गई है, अगर वो थक गई है तो ये आइडिया नेगेटिव है, थक गई है। और कंटिन्यूड वर्किंग, काम, स्टिल वो काम कर रही है। मैंने अभी जस्ट बताया, एक आइडिया पॉजिटिव हो एक आइडिया नेगेटिव हो, यानी वो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड का इस्तेमाल होगा जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड कौन था? बिकॉज, ऑल्दो, सो, देयरफॉर में कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड इससे पहले में मैंने बताया था। देखो इससे पहले क्या बताया था कि ऑल्दो का इस्तेमाल कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ऑल्दो। हर बॉस प्रेज्ड हर डैश ऑफ हर डेडिकेशन, उनके बॉस ने उसे प्रेज किया। यहाँ पर डेडिकेशन एक रीजन है, किन चीज का रीजन है? डेडिकेशन रीजन है, कारण बना, किन चीज का कारण बना? उनके प्रेज्ड होने का। तो प्रेज होना एक रिजल्ट है, तो रिजल्ट और कारण बतलाने के लिए बिकॉज का इस्तेमाल किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का ए, यानी हर बॉस प्रेज्ड हर, उनके बॉस ने उसका प्रेज किया बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन, उनके डेडिकेशन के लिए उनके बॉस ने उसे प्रेज किया। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी बोरिंग था जिसकी वजह से लोगों ने छोड़ दिया, यानी मूवी बोरिंग था जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया? उस मूवी को छोड़ दिया। मूवी बोरिंग था जिसकी वजह से लोगों ने उस मूवी को छोड़ दिया। तो ये काउज एंड रिजल्ट का सेक्शन है। बोरिंग एक होना काउज था, कारण था जिसकी वजह से, जिसका रीजन क्या आया कि लोगों ने मूवी छोड़ दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सो होगा, इस वजह से। द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी बोरिंग था, सो इसलिए। मैनी पीपल लेफ्ट अर्ली, जो बहुत सारे लोग थे उस मूवी को छोड़ दिया। दे लेफ्ट डैश इट वॉज टू स्लो, उस मूवी को क्यों छोड़ा? क्योंकि, बिकॉज, उस मूवी को इसलिए छोड़ा क्योंकि मूवी बहुत स्लो था। तो ये बेसिकली आपने ये जो दो क्वेश्चन देखा, ये दोनों क्वेश्चन लॉजिक और ग्रामर, इसमें आपने दो चीज ढूंढना होगा, लॉजिक प्लस ग्रामर का नॉलेज एक साथ टेस्ट हुआ होगा। फोर्थ स्टेप क्या है? फाइनल चेक एंड एलिमिनेशन, यानी
आप क्वेश्चन सॉल्व करने से एक फाइनल, इस क्वेश्चन बनाने के बाद एक फाइनल चेक लो, क्या? रीड द सेंटेंस केयरफुली विद ब्लैंक, यानी ब्लैंक के साथ उस सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना है। सी द सेंटेंस साउंड स्मूथ और मीनिंगफुल, पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए वो सेंटेंस स्मूथ और मीनिंगफुल बना है या नहीं बना है। अगर ऐसा ऑप्शन जो आपको इनकरेक्ट लगे, ऐसा ऑप्शन जो ग्रामेटिकली गलत या मीनिंगफुली गलत हो, तो उसे हटा देना। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही वॉज सिक, वह सिक था मतलब वह बीमार था। ही वेंट टू ऑफिस, इसलिए वो ऑफिस गया, बीमार था इसलिए ऑफिस गया, नहीं, नहीं होगा। ही वॉज सिक, वह बीमार था, सो ही वेंट टू ऑफिस, इसलिए ऑफिस गया। कोई बीमार होगा तो इसलिए ऑफिस जाएगा क्या? नहीं, तो सो भी नहीं होगा। ही वॉज सिक देयरफॉर ही वेंट टू ऑफिस, देयरफॉर, सो और बिकॉज का सेम मतलब है, इसलिए वह बीमार था इसलिए वो ऑफिस गया, जिस वजह से ऑप्शन ए, सी और डी एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बचता है बी, ऑल्दो, हालांकि। वो बीमार था हालांकि वो ऑफिस गया, मतलब ऑफिस जाना तो नहीं चाहिए था, बीमार था फिर भी ऑफिस गया। ऑल्दो मतलब हालांकि, यद्यपि, फिर भी, है ना। ही वॉज सिक, वो बीमार था फिर भी वो ऑफिस गया। ऑल्दो का मतलब फिर भी या हालांकि या फिर यद्यपि होता है। अब बोनस रूल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का। फैक्ट टू फैक्ट रहना, गैस नहीं करना। अगर आपको पैसेज में ऐसा बोला गया कि सूरज उत्तर की ओर से उगता है, यानी सन राइजेस इन द नॉर्थ, तो आपको आंसर हमेशा पैसेज का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें नॉर्थ ही टिक करना है, अपना दिमाग लगा के ईस्ट नहीं टिक करना। बेसिकली हमें पता है कि सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है, लेकिन अगर पैसेज में बोला गया कि सूरज उत्तर में उगता है तो आपको ये मान लेना है कि सूरज उत्तर में ही उगता है। यहाँ फैक्ट टू फैक्ट की बातें होगी, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, गैस नहीं करना है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं क्या। द किंग वाज सिटिंग ऑन डैश, राजा बैठा था, कहाँ बैठा था? बेसिकली जो लोग होगा उसके दिमाग में आएगा कि राजा बैठा होगा तो गद्दी पे बैठा होगा, थ्रोन पे बैठा होगा। वो किस आंसर को टिक करेगा? ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आ जाएगा, चेयर। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर राजा बैठा है तो कहाँ, गद्दी पर बैठा होगा, थ्रोन पे बैठा होगा, चेयर पे नहीं बैठ सकता, बेंच पे नहीं बैठा होगा, ग्राउंड पे नहीं बैठा होगा। लेकिन ऐसे काम नहीं करता है। आपको मैंने अभी क्या बताया, फैक्ट टू फैक्ट रहना। आपको पैसेज देखना, आप जब पैसेज की ओर आओगे, पैसेज में आपने क्या देखा? द किंग वाज टायर्ड, जो राजा था वो थका हुआ था, एंड वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, और कहाँ बैठ गया? ग्राउंड पर बैठ गया। जब वो ग्राउंड पे बैठ गया तो आपको पैसेज में भी टिक करना है कि वो ग्राउंड पे ही बैठा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, बल्कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है पैसेज के रूल्स को, यानी पैसेज में क्या कहा जा रहा है। दूसरा है द टीचर वाज सिटिंग ऑन द डेस्क, फिर दिमाग में आएगा क्या? टीचर कहाँ बैठे होंगे? चेयर पे बैठे होंगे, टिक कर दोगे। स्टेज पे नहीं बैठे होंगे, फ्लोर पे नहीं बैठे होंगे, टेबल पे नहीं बैठे होंगे। ऐसा नहीं करना। फिर करना क्या था आपको? करना यह था कि पैसेज पढ़ना था। पैसेज में लिखा होगा कि टीचर कहाँ बैठा होगा। पैसेज में क्या है? द टीचर सेट ऑन द फ्लोर, टीचर कहाँ बैठे थे? फ्लोर पर बैठे थे शिक्षक। विथ द स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट के साथ कहाँ पर बैठे थे? फ्लोर पे बैठे थे। तो हमें आंसर टिक करना पड़ेगा, द टीचर्स वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर, टीचर कहाँ बैठे थे? फ्लोर पे बैठे थे। चेयर नहीं, तब टिक करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगला है क्या है? फॉरवर्ड रीडिंग। मतलब फॉरवर्ड रीडिंग का मतलब क्या होता है? द आंसर इजंट ऑलवेज डायरेक्टली विद ब्लैंक। कभी कभी आपको डायरेक्ट ब्लैंक नहीं भरना, बल्कि आप उस पैसेज का, उस क्लोज टेस्ट का अगला 2 से 3 लाइन पढ़ोगे। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर जब भी क्लोज टेस्ट सॉल्व करते तो बेसिकली बहुत सारा फिलर्स ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ फिलर्स लिया। आप सोच रहे हो कि क्लोज टेस्ट कहाँ करवा रहे हैं सर? अरे ये एक एग्जाम्पल देखो, ये एक क्लोज टेस्ट है, ये एक क्लोज टेस्ट है। अब ये अगर क्लोज टेस्ट है तो कोई ना कोई फुल स्टॉप, कोई ना कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ होगा और कहीं ना कहीं फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ होगा। सेंटेंस स्टार्ट हुआ होगा और फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ होगा। तो एक ये काम कर गया किसका? एक पहला फिलर, दूसरा फिलर, तीसरा फिलर और चौथा फिलर, यानी एकदम फिल इन द ब्लैंक्स जैसा काम कर रहा होगा। इस वजह से मैं ये तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, पार्ट्स वाइज बता रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए सिखा रहा हूँ। इस वजह से डायरेक्ट पैसेज पर हम, डायरेक्ट क्लोज टेस्ट पर हम जंप नहीं कर पा रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं। फिर अगला जो वीडियो आएगा वो क्लोज टेस्ट पे आएगा, यानी एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में या सीपीओ में जो भी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। वो आसानी से सॉल्व तब हो पाएगा। देखते हैं क्वेश्चन की ओर आते हैं। रवि बाउट ए डैश, रवि ने क्या खरीदा? बाइक खरीदा, फोन खरीदा, कार खरीदा, वॉच खरीदा। चारों ऑप्शन सूट हो रहा है, लेकिन हमें उस सेंटेंस का अगला लाइन पढ़ना क्या? इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव कार, वो बहुत एक्सपेंसिव कार था, यानी
कार के बारे में बात हुआ, तो रवि ने क्या खरीदा होगा? कार खरीदा होगा। कैसे पता चला? सेंटेंस का अगला पार्ट पढ़ के। इसी का नाम दिया गया फॉरवर्ड रीडिंग। आपको आगे पढ़ना है, 2 से 3 लाइन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या, सी वॉज वेयरिंग ए डैश, वो क्या पहनी थी? जूता पहनी थी, शूज पहनी थी, ड्रेस पहनी थी, कैप पहनी थी या रिंग पहनी थी? अभी नहीं पता चल पा रहा। सब आंसर सही है। ऐसे देखा जाए तो जूता भी पहन सकती है, ड्रेस भी पहन सकती है, कैप भी पहन सकती है और रिंग भी पहन सकती है। अभी आपको यहाँ पर फिलर नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या फिल करे। जब अगला सेंटेंस पढ़ते हो आप, द ड्रेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो ड्रेस था उसका बहुत ही सुंदर था, तो क्या पहनी होगी? तब तो पता चला कि वो ड्रेस ही पहनी होगी। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, राहुल ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए सक्सेसफुल डैश। राहुल हमेशा एक सक्सेसफुल क्या बनना चाहता था? डॉक्टर भी बन सकता था, टीचर भी बन सकता है, फिल्म मेकर भी बन सकता है और एक सक्सेसफुल फार्मर भी बन सकता है। लेकिन अब सेंटेंस का अगला हिस्सा पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या बनना चाहता है। ही स्पेंड मैनी आवर्स लर्निंग अबाउट कैमराज, वो बहुत सारे घंटे व्यक्त करता था लर्न करने के लिए, कैमरा के बारे में, लाइटिंग एंड एडिटिंग के बारे में लर्न करने के लिए, यानी लाइटिंग और एडिटिंग के बारे में पढ़ने में समय लगाता था। हिज ड्रीम वॉज टू वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री, उसका सपना था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करे और एक क्रिएटिव मूवी बनाए। क्या डॉक्टर अगर उसे बनना होता, अगर राहुल को डॉक्टर बनना होता, तो क्या राहुल घंटों व्यक्त करता कैमरा में? नहीं। अगर डॉक्टर बनना होता वो कैमरा में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो लाइटिंग और एडिटिंग सीखने में अपना समय जाया नहीं करता, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहता, तो डॉक्टर नहीं होगा। अगर टीचर भी बनना चाहता तो ये सब नहीं करना चाहता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वो फिल्म मेकर बनना चाह रहा था। तो इसी को मैंने कहा कि फॉरवर्ड, ये क्या था? फॉरवर्ड रीडिंग एक कॉन्सेप्ट था। यानी जब हम आगे पढ़ते हैं, जब हम सेंटेंस में अगला हिस्सा पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो पिछला वाला हिस्सा है उसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रूम वॉज फिल्ड विथ स्वीट डैश। रूम था वो भर चुका था स्वीट डैश से, नहीं पता, स्वीट नॉइज से भरा होगा, स्वीट लाइट से, स्वीट स्मेल से, स्वीट कलर से भरा होगा, नहीं पता चल पा रहा। फिर अगला लाइन पढ़ते हैं, एवरीवन टर्न टुवर्ड द किचन वेयर द फ्रेश ब्रेड, सभी लोग किचन की ओर भागे और वहां पर वेयर द फ्रेश ब्रेड वाज बीइंग बेक्ड, जहां पर एक फ्रेश ब्रेड पकाया जा रहा था, बेक किया जा रहा था। द वार्म स्मेल मेड पीपल फील हंग्री, जो उनका सुगंध था उनसे लोगों को भूख लग रही थी। तो कहाँ भागा? वो केक बन रहा था, तो केक बन रहा था तो क्या होगा? स्वीट स्मेल आएगा रूम से, क्या आएगा? स्वीट स्मेल आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हम कैसे सीख पा रहे हैं? हम सीख पा रहे हैं सेंटेंस के अगला हिस्सा पढ़ने से, पिछला वाला जो हिस्सा है वो क्लियर हो पा रहा है। जब हम आगे पढ़ रहे हैं, सेंटेंस का अगला भाग पढ़ रहे हैं, तब हमें फिलर्स, जो पिछला वाला फिलर्स है वो फिल कर पाने में आसानी हो रहा है। इसी का नाम है बोनस टूल फॉरवर्ड रीडिंग। अगला देखते हैं क्या है। सेम एज नेम से ही आपको पता चला गया होगा कि बैकवर्ड रीडिंग। इसमें पिछला हिस्सा पढ़ेंगे तब सेंटेंस का जो अगला पार्ट है वो पता चल पाएगा। एग्जांपल देखते हैं, द स्काई वाज फुल ऑफ डार्क क्लाउड, जो स्काई है फुल ऑफ डार्क क्लाउड है, पूरी तरह से स्काई काले बादलों से भर गई है। सून इट बिगेंस टू, और लग रहा है कि अब क्या होगा? आसमान चमकेगा? बिल्कुल नहीं। अगर पूरी तरह से आसमान डार्क क्लाउड से भर गया है, काले बादलों से भर गया है, तो आसमान चमकेगा कैसे? हो नहीं सकता है। आसमान स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। ये तो कॉन्टेक्स्ट में फिट ही नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस में तो फिट ही नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आसमान पूरी तरह से डार्क क्लाउड से भर जाएगा तो आसमान क्लियर होगा? नहीं होगा क्लियर। क्यों नहीं होगा? अगर डार्क क्लाउड से भरा है तो आसमान क्लियर साफ कैसे होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? रेन होगा। द स्काई वाज फुल ऑफ डार्क क्लाउड, स्काई जब डार्क क्लाउड से भर जाता है, सून इट बिगेन टू रेन, अब लग रहा है कि अब बारिश शुरू होने वाली है। इस सेंटेंस को क्या बोले? बैकवर्ड रीडिंग। यानी इस सेंटेंस का जब पिछला हिस्सा पढ़े तब हमें समझ में आया कि ऑप्शन नंबर ए में क्या फिल होना चाहिए। नेक्स्ट बोनस रूल क्या है? सिमिलर वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एक वर्ड है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। अब देखो, डिनाई, रिजेक्ट, डिक्लाइन और रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। इन चारों का मतलब मना करना होता है, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अब समझते हैं कैसे। डिनाई बेसिकली हम किनको करते हैं? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या। द कंपनी डिसाइडेड टू डैश द प्रपोजल बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव। कंपनी ने डिसाइड किया प्रपोजल को मना करने के लिए, क्योंकि
यह प्रपोजल बहुत एक्सपेंसिव था, वो प्रपोजल बहुत एक्सपेंसिव था। अब मना करना तो डिनाई भी है, मना करना तो रिजेक्ट भी है, डिक्लाइन भी है, रिफ्यूज भी है, सबका मतलब मना करना है। लेकिन अब इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड फिट होगा वो देखना। तो डिनाई किसके लिए आता है? डिनाई बेसिकली आता है फैक्ट और एलिगेशन को मना किया जाता है। जब किसी फैक्ट या किसी एलिगेशन को मना करते हैं तो उसके लिए डिनाई आता है। रिजेक्ट आता है बेसिकली बिजनेस प्रपोजल को मना करने के लिए। बिजनेस प्रपोजल को जब मना करते हैं तो उसके लिए रिजेक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं डिक्लाइन का इस्तेमाल हमेशा होता है मतलब पोलाइट वे में किसी के इनविटेशन को मना करते हैं तो उसके लिए डिक्लाइन शब्द का इस्तेमाल होता है। और रिफ्यूज का इस्तेमाल होता है स्ट्रांगली और डायरेक्टली मना कर देने के लिए। स्ट्रांगली एंड डायरेक्टली, किसी चीज़ों को स्ट्रांगली और डायरेक्टली मना करे तो उसके लिए रिफ्यूज होगा। तो आप सेंटेंस से क्लियर हो पा रहा है? क्या क्लियर हो पा रहा है? कंपनी ने डिसाइड किया मना करने के लिए प्रपोजल को, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो क्या होगा? बिजनेस प्रपोजल के लिए क्या था? बिजनेस प्रपोजल के लिए एक वर्ड था रिजेक्ट। तो कंपनी ने डिसाइड किया रिजेक्ट करने के लिए बिजनेस प्रपोजल को। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड भी है एक्सेप्ट, रिसीव्ड, एडमिट। इन तीनों का मतलब होता है स्वीकार करना। अब किस सेंस में है? अब पहले इसका सेंस जान लेते हैं। रिसीव किसी चीज को अगर रिसीव किन चीज़ों को करते हैं? रिसीव जैसे पार्सल को रिसीव करते हैं, लेटर को रिसीव, आपके घर में लेटर आया तो आप लेटर को रिसीव करोगे, पार्सल को रिसीव करोगे। एक्सेप्ट किन चीज़ों के लिए आता है? एक्सेप्ट बेसिकली जैसे जॉब लेटर को एक्सेप्ट करता है, या किसी बात पे एग्री होना को एक्सेप्ट कहते हैं। एडमिट मतलब स्वीकार कर लेना। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हो तो उसके लिए एडमिट आता है। जब आप जानते हो कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, उन चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एडमिट कर सकते हो। अब देखो क्या फील होगा। ABC, यहाँ पर 3 फिलर्स हैं। यहाँ पर क्या फील होगा? राहुल डैश द लेटर यस्टरडे। राहुल को लेटर मिला यस्टरडे। राहुल ने क्या किया होगा? रिसीव किया होगा लेटर को यस्टरडे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रिसीव, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा। राहुल रिसीव द लेटर यस्टरडे। राहुल ने रिसीव किया लेटर। जिस तरह पार्सल को रिसीव करते हैं ना, उस तरह लेटर को उसने क्या किया? रिसीव किया। बट ही डिड नॉट डैश द जॉब ऑफर। लेकिन उसने जॉब ऑफर को क्या नहीं किया? उसने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट। उसने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी ए। यहां पर ए फिल होगा। लेटर ही डैश दैट ही वॉज नॉट रेडी फॉर द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाद में, लेटर मतलब बाद में, ये लेटर अलग है, ये चिट्ठी वाला लेटर, और ये लेटर है बाद में। दोनों का मतलब अलग है। LETT, लेटर मतलब वो चिट्ठी, पत्र, और ये लेटर, इस लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर ही डैश दैट ही वॉज नॉट रेडी फॉर द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाद में उसने एडमिट किया, बाद में उसने क्या किया? स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि वो रेडी नहीं था उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी बिग, लार्ज और ह्यूज तीनों का मतलब बड़ा होता है। बिग का सेंस है जनरल सेंस। जनरल सेंस में बिग का इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज का इस्तेमाल हमेशा और हमेशा साइज के लिए होता है। साइज के लिए, क्वांटिटी के लिए, साइज, क्वांटिटी, और या फिर नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। और यूज का इस्तेमाल हमेशा होता है। यूज का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिग। एक्सट्रीमली बिग, अत्यधिक बड़ा। फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करते हैं। देयर वॉज ए डैश क्राउड एट द स्टेडियम। वहां पर बहुत क्राउड था। क्या? बड़ा क्राउड, जनरल सेंस में बात हो रही है, नहीं। वहां पर एक्सट्रीमली बिग यानी बहुत ज्यादा भीड़ था। यूज क्राउड, बहुत भीड़ हुआ होगा स्टेडियम में। एंड ए डैश नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग आउटसाइड। और डैश नंबर ऑफ पीपल बाहर वेट कर रहे थे। अभी मैंने जस्ट बताया कि नंबर के लिए क्या होता है? नंबर के लिए लार्ज का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या भराएगा? एंड ए लार्ज नंबर, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे बाहर। एंड इट वाज ए डैश प्रॉब्लम, एंड इट वाज ए बिग प्रॉब्लम। बिग जनरल सेंस के लिए आता है। एक बड़ा प्रॉब्लम था किन के लिए? पुलिस के लिए, उसे कंट्रोल कर पाना। अगला रूल क्या है? कोलोकेशन वर्ड। कोलोकेशन क्या होता है? वर्ड पेयर होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा फास्ट फूड। फास्ट और क्विक का मतलब सेम होता है, तेज। फास्ट और क्विक का मतलब तेज होता है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा क्विक फूड। क्विक फूड सुना है? नहीं सुना। आपने क्या सुना होगा? फास्ट फूड सुना है। तो क्विक फूड नहीं होता है बल्कि फास्ट फूड होता है। उसी तरह सेम एज आपने सुना होगा क्विक मील, तो आपने सुना होगा लेकिन आपने फास्ट मील नहीं सुना होगा। फास्ट मील नहीं सुना होगा, फास्ट मील गलत है। क्विक मील आपने सुना होगा। फास्ट फूड आपने सुना होगा, क्विक फूड आपने नहीं सुना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हैवी और स्ट्रांग मतलब भी तेज होता है या मजबूत होता है। आपने हैवी रेन सुना है, स्ट्रांग रेन नहीं सुना है। मेक ए डिसीजन सुना है, डू ए डिसीजन नहीं। टेक ए डिसीजन सही होता है, मेक ए डिसीजन सही नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है क्या? ही हैड डैश ए मील बिकॉज ही वॉज हंग्री। मील के लिए क्या आता है? मील के लिए क्विक मील आता है। ही हैड ए क्विक मील, उसने एक छोटी क्विक मील मतलब उसने थोड़ा सा खाना खाया क्योंकि वो बहुत भूखा था। तो क्विक मील मतलब छोटा सा खाना खाया। फास्ट फूड तो पता ही है। कुछ वर्ड दिए गए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलोकेशन दिए गए जो एसएससी लेवल पे हैं, यानी एसएससी इस तरह के कोलोकेशन को बार बार पूछती है अपने एग्जाम्स में। जैसे डू और मेक वाला कोलोकेशन, डू और मेक वाला। तो जैसे मेक ए मिस्टेक होता है, डू ए मिस्टेक नहीं होगा। मेक ए डिसीजन होगा, डू ए डिसीजन नहीं होगा। मेक एन एफर्ट, मेक ए प्रोग्रेस, डू ए प्रोग्रेस नहीं होता। मेक ए मनी होता, डू ए मनी नहीं होता। और वहीं दूसरी ओर क्या? डू ए होमवर्क होता, डू होमवर्क होता, मेक होमवर्क नहीं होता। डू वर्क होता, मेक वर्क नहीं होता। इस वजह से ये सारे जितने भी लिस्ट हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ हैं, गिव वाले, कैच वाला, पे वाला, हाई और लो वाला, इसे भी कॉपी में नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है एसएससी लेवल में। एसएससी में बार बार ऐसे कोलोकेशन रिपीट होते हैं क्लोज टेस्ट में। अब अगला क्या है? बोनस रूल, नो इडियम एंड फ्रेज। इडियम्स और फ्रेज की जानकारी चाहिए। बिना इडियम्स और फ्रेज की जानकारी के आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे। ही डिसाइडेड टू डैश स्मोकिंग आफ्टर हिज डॉक्टर वांट हिम। उसने डिसाइड किया स्मोकिंग को क्या करना, उसके डॉक्टर ने मना किया था। अब देखो, आपको मतलब अगर नहीं पता हो, गिव अवे, गिव अप, गिव ऑफ, गिव इन, ये फ्रेज है। ये चारों के चारों फ्रेज है। अगर आपको मतलब ही ना पता हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को कभी टैकल नहीं कर पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे। गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। ये मुझे मतलब अगर पता था, अब क्वेश्चन बनाने में आसानी हो गया। ही डिसाइडेड टू डैश स्मोकिंग। उसने डिसाइड किया कि छोड़ दे स्मोकिंग को, गिव अप कर दे यानी छोड़ दे। क्योंकि कब? जब उनके डॉक्टर ने उन्हें वार्न किया। तो डॉक्टर ने वार्न किया तो इस वजह से वो स्मोकिंग को छोड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इडियम से रिलेटेड है। ही बिहेव्स लाइक ए बुल इन डैश शॉप व्हेनेवर ही इज हंग्री। एंग्री, व्हेनेवर ही इज एंग्री। वो बिहेव करता हमेशा बुल इन डैश शॉप जब वो एंग्री होता है। बुल इन इंडिया शॉप, बुल इन फर्नीचर शॉप, बुल इन चाइना शॉप, बुल इन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। अगर आपको इडियम्स ही ना पता हो, जैसे बुल इन चाइना शॉप एक इडियम्स है। बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब होता है कि क्लमजली बिहेव करना। क्लमजली बिहेव करना ही कहलाता है बुल इन चाइना शॉप। ही बिहेव्स लाइक बुल इन चाइना शॉप, यानी वो कैसा बिहेव कर रहा है? क्लमजली बिहेव करता है जब वो गुस्सा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुल इन चाइना शॉप। ये इडियम्स है, ये फिक्स्ड है। बुल इन फर्नीचर शॉप मत कर देना, बुल इन इलेक्ट्रॉनिक शॉप नहीं करना है, बुल इन इंडिया शॉप नहीं करना है। फिर यहाँ पर भी ये भी इडियम्स है, ये दोनों इडियम्स है। ही हिट द नेल ऑन द हैंड। उसने जिसे नहीं पता होगा वो क्या सोचेगा? नेल मतलब कांटी, यानी कील। उसने कील को कहाँ ठोक दिया? वॉल पे ठोक दिया, जो कि गलत हो जाएगा। नहीं, ये इडियम्स है। ही हिट द नेल ऑन द हेड। उसने नेल को हिट किया कहाँ पर? हेड पर। ये इडियम से जिसका मतलब होता है सीधी तरह से बात समझना, यानी बात सीधे ढंग से दिमाग में चला जाना, यानी बात को इजीली समझ पाना, सीधे सीधे समझ पाना। ये इडियम से इसका मतलब यही होता है। अगला है द न्यू जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो नया जॉब था एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। जो नया जॉब था, प्रॉब्लम तो था ही साथ में, लेकिन वो प्रॉब्लम के तौर पर एक ब्लेसिंग था। अगला बोनस टिप क्या है? पैरेलल कंस्ट्रक्शन। जो सेंटेंस चलेगा वो पैरेलली चलेगा। दैट मीन्स कि सेंटेंस हमेशा फॉलो करेगा पैरेललिज्म को। इन एसएससी क्लोज टेस्ट सेंटेंस इज ऑफन करेक्टेड ओनली व्हेन स्ट्रक्चर इन पैरेलल और सिमिलर पैटर्न।
बेसिकली एसएससी के क्लोज टेस्ट में पराया करेक्ट तभी होते हैं जब वो स्ट्रक्चर पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। ही लाइक रीडिंग टू स्विम एंड टू प्ले। अब देखो सेंटेंस रीडिंग से शुरू हुआ, V4 से, 2+V1 से नहीं, 2+V1 से नहीं। तो सेंटेंस का एक्चुअल फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए? पैरेललिज्म को फॉलो करना चाहिए। ही लाइक्स रीडिंग, उसे रीडिंग करना पसंद है। ही लाइक्स स्विमिंग, उसे स्विमिंग करना पसंद है। ही लाइक्स टू प्ले, यानी ही लाइक्स प्लेइंग, उसे खेलना पसंद है। यानी ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म ऐसे जाएगा। ऐसे नहीं जा सकता ही लाइक रीडिंग टू स्विम टू प्ले, ऐसा नहीं होगा। या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे करो, ही लाइक टू रीड, ही लाइक टू स्विम, ही लाइक टू प्ले, यानी टू रीड टू स्विम टू प्ले, तब सही होगा। या फिर इसे ऐसे कर सकते हो, ही लाइक रीडिंग स्विमिंग एंड प्लेइंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही एंजॉयज डैश, फिर दूसरा डैश एंड सिंगिंग। देख रहे हैं यहाँ की फोर्थ फॉर्म है सिंगिंग। ही एंजॉयज यानी फोर्थ फॉर्म होना चाहिए वर्ब का। तो ऑप्शन ए में फोर्थ फॉर्म कौन है? टू डांस नहीं, डांसिंग बिल्कुल यस, डांस नहीं, डांस नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ही एंजॉयज डांसिंग, उसे डांसिंग करना पसंद है। फिर यहाँ दूसरा ब्लैंक है, यहाँ पर क्या होगा? टू पेंट नहीं, पेंटेड नहीं, पेंट नहीं बल्कि पेंटिंग। ही एंजॉयज डांसिंग, पेंटिंग एंड सिंगिंग, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, ही इज़ नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है, और एंड से जुड़ा है। यहाँ भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो होगा। ऑनेस्टी नाउन है, हार्ड वर्क नाउन है, तो आपको इसमें से नाउन खोजना है। कौन सा वर्ड नाउन है? जो भी वर्ड नाउन होगा आप इस ब्लैंक में फिल करोगे। अगर आपको अभी भी समझ आ गया तो इसका आंसर आप कहाँ करोगे? कमेंट में कमेंट करोगे इसका क्या आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लोज टेस्ट का। अगर आपने इतना कर लिया, इसके बाद जितना भी क्लोज टेस्ट है, चाहे वो CGL का हो, चाहे CHSL का हो, या CPO का हो, सारे के सारे क्लोज टेस्ट आप यहाँ से कर पाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो क्लोज टेस्ट पर ही होगा, अलग अलग एग्जाम के। जैसे CGL के पहले क्लोज टेस्ट करेंगे, फिर CHSL के और CPO के। नेक्स्ट वीडियो आपको CGL के क्लोज टेस्ट को सॉल्व करता हुआ बताऊंगा मैं, इसी वाले फॉर्मेट पे, इसी रूल्स पे। तो ये वीडियोस कंप्लीटली देखने के बाद एक बार नोट्स में लिख लेना। अगर PDF चाहिए होगा तो SSC RM एक टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे जाना, आपको आसानी से यहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना। और अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस होगा रिलेटेड टू सेंटेंस अरेंजमेंट। इसको हम PQRS के नाम से भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी मैंने कराया है। एक बार वो वीडियो भी देख लेना, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद